नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से उत्तर के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत को एक विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र जिसे मध्य भारत कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि उत्तर के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत को एक विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र जिसे मध्य भारत कहा जाता है। उत्तर के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की बातें हो रही है, उसके को एक विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र जिसे मध्य भारत कहा जाता है। मतलब यहाँ बात को समझिए, यहाँ जैसे ये हुआ ऊपर उत्तर होता है मौन क्षेत्र में और नीचे यहाँ प्रायद्वीपीय भारत आपका दक्षिण साइड होता है। ये हो गया आपका उत्तर साइड और ये हो गया नीचे में दक्षिण साइड। नीचे में हो गया दक्षिण साइड, नीचे में हो गया आपका दक्षिण साइड। तो इनके बीच वाला जो ये वाला भाग है ना, ये मध्य भारत कहा जाता है इसको। तो मध्य भारत कहा जा सकता है। तो ये जो है अलग करता है उत्तर भारत और ये दक्षिणी भारत को अलग करता है, ये मध्य भारत अलग करता है। यहाँ यही बात कह रहा है। अब आगे कह रहा है कि यह मध्यवर्ती क्षेत्र गुजरात से लेकर पश्चिमी उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर फैला हुआ। और ये मध्यवर्ती क्षेत्र जो है ना, गुजरात से शुरू होती है और गुजरात से मतलब लेकर पश्चिमी उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ सिंधु के मैदानों को प्रायद्वीप से अलग करती है। राजस्थान की जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो सिंधु के मैदानों को प्रायद्वीप से अलग करती है, दक्षिण भारत से अलग करती है। राजस्थान मतलब कि ये बीच में ना पहाड़ ये जो राजस्थान के अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो सिंधु के मैदान को प्रायद्वीप से अलग करती है। सिंधु के मैदान जो है उसको प्रायद्वीप से लगता है, मतलब बीच वाले भाग में पहाड़ आ जाती है तो ये अलग हो जाता है। सिंधु का मैदान बीच वाला एरिया पहाड़ आ गया तो सिंधु का मैदान अलग हो गया और जो आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है दक्षिण भारत, ये दोनों अलग हो गया। अब आगे कह रहा है आपका कि मध्यवर्ती क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों को और छोटा नागपुर का पठार है। तो मध्यवर्ती भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ और छोटा नागपुर का पठार है। यानी कि मध्य भारत में जो है विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ और छोटा नागपुर का पठार ये सब है, जो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जो कि यहाँ तक फैला हुआ है पश्चिम बंगाल हो गया और उड़ीसा और झारखंड और साथ ही ये छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है। आगे कह रहा है मध्यवर्ती क्षेत्र या मध्य भारत के दक्षिणी सिरे पर वह भूरचना शुरू होती है जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो मतलब कि मध्यवर्ती क्षेत्र या मध्य भारत से के दक्षिणी सिरे पर, मतलब मध्य भारत का दक्षिणी सिरे जहाँ से मध्य भारत खत्म हुआ, से मध्य भारत जहाँ से खत्म हुआ, बीच वाला भारत जो है ये मध्य भारत जहाँ पे आकर के मध्य भारत यहाँ पे आकर के खत्म हुआ, तो यहाँ से दक्षिणी सिरे पर वह भूरचना शुरू होती है। एक मिनट सॉरी, वह भूरचना शुरू होती है जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है और इसी को प्रायद्वीपीय भारत कहती है, मतलब दक्षिणी भारत कहते हैं। मतलब मध्य भारत ये बीच वाला इलाका हुआ ना, मध्य भारत ऊपर उत्तर हो गया और ये बीच वाला इलाका मध्य भारत हुआ। तो ये वाला मध्य भारत जहाँ आके ख़त्म होगा, वहाँ से ये जहाँ के ख़त्म होगा मध्य भारत, वहाँ से शुरू होगा दक्षिणी भारत। मतलब प्रायद्वीपीय भारत शुरू होती है, दक्षिणी भारत शुरू होती है। दक्षिण भारत अब कह रहा है इसमें 4 प्रमुख नदियां हैं, इसमें 4 प्रमुख है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है 4 प्रमुख नदियां ये नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों के कारण इस पठारी क्षेत्र में यही नदियों के कारण जो है इस पठारी क्षेत्र में इन नदियों के कारण ये पठारी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा बने और इसी नदियों के कारण जो है उपजाऊ मिट्टी जो होता है ना, जलोढ़ मृदा जो उपजाऊ वाला मिट्टी, बढ़िया वाला मिट्टी होता है, इन मैदानों तथा नदियों के दहानों, यहाँ एक वर्ड आया है दहानों का मतलब होता है मुहानों में मूल आवास क्षेत्रों का विकास हुआ। इसी के मुहानों में जो है मूल आवास क्षेत्र का विकास हुआ। मतलब यहीं पे जो है ना मैदानी इलाका था, जलोढ़ मिट्टी हुआ, तो यहीं पे जो है मूल आवास मतलब थी, लोग जो है विकास हुआ लोगों को, मतलब लोग धीरे धीरे इस क्षेत्र में जो है अब रहना शुरू किए। यहाँ दीर्घ काल तक सांस्कृतिक विकास की धारा प्रवाहित हुई जो प्राचीन काल से प्रारंभ होकर मध्य काल से होते हुए आधुनिक काल तक निरंतर बहती रही। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक सांस्कृतिक विकास की धारा प्रवाहित हुई। लंबे समय तक यह सांस्कृतिक विकास की धारा बहती रही जो प्राचीन काल से प्रारंभ होकर मध्य काल से होते हुए आधुनिक काल तक
आधुनिक काल तक निरंतर आधुनिक काल तक निरंतर बहती रही। यहाँ आपका ये बात कह रहा है कि ये जो सांस्कृतिक विकास की धारा है ना, ये लंबे समय तक प्रवाहित हुई। जो ये प्राचीन काल से प्रारंभ, मतलब कि प्राचीन काल से ही शुरू हुई और मध्य काल से होते हुए आधुनिक काल तक निरंतर बहती रही। आधुनिक काल तक आधुनिक युग जो है अभी तक बहती रही। अब आगे कह रहा है मध्य भारत में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियाँ का प्रभाव पश्चिम की ओर है। तो मध्यकाल में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियों का जो प्रभाव है वो पश्चिम की ओर है। अब मतलब पूर्व से बहती है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ और पश्चिम की ओर जाती है बह करके। पर्वतीय मध्य भारत में लंबी दूरी तय करने के बाद ये नदियाँ गुजरात के अरब सागर में गिरती है। और पर्वत मतलब कि ये नदियाँ जो है पर्वत से बह करके आती है। लंबी दूरी तय करने के बाद ये नदियाँ गुजरात के अरब सागर में जा करके गिरती है। अब आगे है आपका उपमहाद्वीप के इस भाग की प्रमुख विशेषता दक्कन का पठार है। और ये इम्पोर्टेंट है। ये मतलब कि ये उपमहाद्वीप के इस भाग का दक्षिण भारत जो है इस भाग का प्रमुख विशेषता है दक्कन का पठार। दक्कन कोठार ये इम्पोर्टेंट प्रमुख विशेषता है इसकी। यह उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणियों से लेकर कर्नाटक की दक्षिणी सीमाओं तक फैला हुआ है। यह उत्तर में विंध्याचल का पर्वत और श्रेणियों से लेकर के कर्नाटक की दक्षिणी सीमाओं तक फैला हुआ है, यानी कि दक्षिण भारत में कर्नाटक जो है वहाँ तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र तथा मध्य भारत के भूभाग में काली मिट्टी विशेष रूप से उपजाऊ है। तो महाराष्ट्र मध्य भारत के भूभाग में काली मिट्टी जो है ना वो विशेष रूप से उपजाऊ है क्योंकि काली मिट्टी जो है ये विशेष रूप से विशेष रूप से उपजाऊ है काली मिट्टी, क्योंकि इसमें नमी बनी रहती है और इस जमीन को स्वहलित भूमि यानी ऐसी भूमि माना जाता है जिसमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें जो है नमी बनी रहती है काली मिट्टी में, मतलब वो नमी को सोख करके रखता है, नमी को बनाए रखता है। और इस जमीन की स्वहलित भूमि यानी ऐसी भूमि माना जाता है जिसमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये बढ़िया वाला मिट्टी है, ये नमी को बनाए रखता है, तो इसमें जुताई की उतना ज़रूरत नहीं होती है। यह भूमि कपास, ज्वार हो गया, मूंगफली हो गया, तिलहन की अच्छी फसल देती है। ये सब चीज़ों का अच्छी फसल देती है और काली मिट्टी में ही कपास उगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे कह रहा है क्या पश्चिम और मध्य भारत में प्रारंभिक कृषि संस्कृतियाँ ताम्रपाषाण संस्कृति इसी क्षेत्र में उदित हुई। तो पश्चिम और मध्य भारत वाला जो इलाका है, पश्चिम मतलब इस साइड वाला, इस साइड मानचित्र में इस साइड पश्चिम होता है, मानचित्र में ऊपर में उत्तर हुआ और इस साइड में नीचे में दक्षिण होता है मानचित्र में, ऊपर में उत्तर और इधर हो गया पूरब और अच्छा पश्चिम बोल रहा है, पश्चिम ये वाला साइड हो जाएगा, इधर हो गया पश्चिम, ये वाला साइड पश्चिम हो गया आपका, ये वाला साइड पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम और मध्य भारत में पश्चिम और ये वाला इलाका और मध्य भारत बीच वाला इलाका, मध्य भारत में प्रारंभिक कृषि संस्कृतियाँ ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, प्रारंभिक कृषि संस्कृतियाँ जो है ताम्रपाषाण संस्कृति इसी क्षेत्र में उदित हुई। अभी सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे। तो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ जो है इसी क्षेत्र में उदित हुई थी। प्रारंभिक कृषि संस्कृतियाँ हैं ये, ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ इसी क्षेत्र में उदित हुई थी। आगे है विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयाँ। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े, तो अभी तक हम लोग हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, सिंधु गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़े मोटे तौर पर एक तरह से कहे तो। अब हम लोग कुछ विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयाँ जो है उनके बारे में जानेंगे। तो अभी तक हमने मोटे तौर पर भौगोलिक विभाजनों की विशेषताओं का सामान्य आधार पर विवेचना किया, एक सामान्य आधार पर मतलब मोटे तौर पर पढ़े। अब हम उन
विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयों को लेंगे जो आम तौर पर भाषा पर आधारित विभाजनों को पुष्टि करती है। मतलब क्या, अब हम उन विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयों को लेंगे जो आमतौर पर भाषा पर आधारित, मतलब कि विभाजन यानी कि अलग अलग भाषा के आधार पर बनी है, उन विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयों को लेंगे हम लोग जो अलग अलग भाषा के आधार पर बनी है, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनकी प्राकृतिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे, और इतिहास की नज़र से दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण यानी कि इतिहास की नज़र से उनकी प्राकृतिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे, मतलब कि उनकी आखिर प्राकृतिक विशेषता क्या है, इतिहास की नज़र से उनको जानेंगे। अब आगे है आपका हिमालय और पश्चिमी सीमा प्रदेश। हिमालय और पश्चिमी सीमा प्रदेश, तो इसमें कह रहा है हिमालय पर्वतों को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कि हिमालय पर्वत जो है उसको 3 अलग मतलब हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उस पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांट दिया, 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। पहला है आपका पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी हिमालय, और तीसरा है आपका, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है, तीसरा है आपका मध्यवर्ती हिमालय। तो यहाँ कह रहा है पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र के पूर्व में उत्तर ब्रह्मपुत्र के पूर्व में उत्तर दक्षिण ब्रह्मपुत्र के पूर्व में उत्तर दक्षिण दिशा में असम से लेकर दक्षिण चीन तक फैली हुई है। मतलब क्या, जो पूर्वी हिमालय है, अब हम पहले पूर्वी हिमालय को पढ़ेंगे, फिर हम पश्चिमी हिमालय को पढ़ेंगे, फिर मध्यवर्ती हिमालय को पढ़ेंगे। तो पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र के पूर्व में उत्तर दक्षिण दिशा में असम से लेकर दक्षिण चीन तक फैली हुई, यानी कि पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से शुरू होती है और पूरब में उत्तर दक्षिण दिशा से होते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में जो असम है, असम से लेकर के दक्षिण में, मतलब कि असम से लेकर के दक्षिण में दक्षिण चीन तक फैली हुई है। हालांकि पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के बीच से गुजरने वाले मार्ग दुर्गम है, मतलब कि पूर्वी हिमालय पर्वत के बीच से गुजरने वाले जो मार्ग है जो दुर्गम है, अच्छा नहीं है, पर्वत से बीच से गुजरने वाले मार्ग खराब है, ठीक ना। और उसके फिर भी कह रहा है प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक कालों में, मतलब प्रागैतिहासिक नहीं कि पुराने समय में और ऐतिहासिक कालों में, इतिहास के कालों में, इतिहास के समय में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन से सांस्कृतिक प्रभावों का आना नहीं रुका है। फिर भी हमारे भारत देश में दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से संस्कृति, इन दोनों चीन का और दक्षिण पूर्व एशिया का जो सांस्कृतिक असर है, जो इनका सांस्कृतिक प्रभाव है, वो हमारे देश में आते रहा है, आना हमारे देश में नहीं रुका है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मानचित्र आया था उसको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये मानचित्र है, तो ये मानचित्र में देख सकते हैं आप लोग, ये इस मानचित्र में जो है हिमालय पर्वत है ऊपर में, उसके बाद फिर आपका ये सिंधु गंगा का मैदान उत्तर साइड, और नीचे वाला जो साइड है वो है प्रायद्वीपीय भारत, उसको कहते हैं, मतलब कि दक्षिण वाला प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, प्रायद्वीपीय का मतलब है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको ही कहते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय, जो तीनों ओर से पानी से घिरा होगा उसको प्रायद्वीपीय कहते हैं। आगे है मध्यवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो भूटान से मध्यवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो भूटान से चित्राल तक फैली हुई है, यानी कि मध्यवर्ती हिमालय जो है आपका पर्वत श्रृंखला जो है ये भूटान से चित्राल, जो कि अब जो है ये पाकिस्तान में है, यहाँ तक फैली हुई है। तिब्बत के विशाल पठार की सीमा पर स्थित है, और तिब्बत के विशाल पठार की जो सीमा है वो मतलब वहाँ पर मतलब कि स्थित है, के सीमा पर स्थित हैं। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार तथा अन्य प्रकार के संबंध इसी सीमा प्रदेश के माध्यम से बनी है, और इसी सीमा से मध्यवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखला से ही जो है भारत और तिब्बत इन दोनों के बीच व्यापार और अन्य मतलब दूसरे प्रकार के भी कोई संबंध इसी सीमा प्रदेश के माध्यम से, इन दोनों के बीच जो संबंध बना है इसी सीमा प्रदेश के माध्यम से बना है। अब आगे कह रहा है
सक्रिय हिंदूकुश पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर गांधार प्रदेश को घेरती हुई अफगानिस्तान में दूर तक फैली हुई है। सक्रिय सक्रिय मतलब जो पतली लाइन एक तरह से समझ सकते हैं, यानी कि सकरा क्षेत्र। हिंदूकुश पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर गांधार प्रदेश को घेरती हुई अफगानिस्तान में दूर तक फैली हुई है, अफगानिस्तान के दूर तक फैली हुई है। आगे कह रहा है आपका भौगोलिक और सांस्कृतिक रूपों से पश्चिमी अफगानिस्तान का गहरा संबंध पूर्वी ईरान से है। चाहे आप भौगोलिक की बातें कर ले या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से भी, संस्कृति से भी, इन दोनों का जो है इन दोनों से पश्चिमी अफगानिस्तान का गहरा संबंध पूर्वी ईरान से बना हुआ है। इन दोनों तरीके से जो पश्चिमी अफगानिस्तान है उनका गहरा संबंध है पूर्वी ईरान से, मतलब लगभग इन दोनों की संस्कृति और भौगोलिक मतलब कि एक जमीन का माप समझ सकते हैं। तो इन दोनों का जो है ना संबंध पूर्वी ईरान से है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान सांस्कृतिक रूप से नवपाषाण काल से ही भारतीय आगे है उपमहाद्वीप के निकट रहा। मतलब क्या कह रहा है कि जो दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान संस्कृति के रूप में नवपाषाण काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप के निकट रहा। ये दोनों जो है दक्षिण पूर्व और अफगानिस्तान संस्कृति रूप में नवपाषाण काल से ही जो है भारतीय उपमहाद्वीप के पास रहा, निकट रहा। अब कह रहा है खेवर दर्रे और अन्य दर्रे तथा काबुल, खेवर दर्रे और अन्य दर्रे मतलब कि और भी अन्य दर्रे जैसे बोलन दर्रे हो गया, ये सब दर्रे भी काबुल नदी इस क्षेत्र को सिंधु के मैदानों से जोड़ती है। और काबुल नदी क्या करती है, ये वाला क्षेत्र को सिंधु के मैदानों से जोड़ती है। किस क्षेत्र को, ये जो दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान जब दक्षिण पूर्व और अफगानिस्तान है, इसी क्षेत्र को जो है जोड़ती है। आगे कह रहा है इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि अफगानिस्तान के इस भाग में स्थित शत्रुगोई हड़प्पा की सभ्यता का एक प्रमुख व्यापार बाह्य केंद्र था। मतलब कह रहा है यह कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि अफगानिस्तान के इस भाग में स्थित शत्रुगोई हड़प्पा की सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बाह्य केंद्र था। मतलब हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बाह्य केंद्र था। इसमें जो है प्रमुख एक व्यापारिक केंद्र था। ये शत्रुगोई जो है एक व्यापारिक केंद्र था। बाह्य केंद्र मतलब कि इसमें बाहर से भी आन जान, बाहर तक मतलब ये फैला हुआ था, बाहर तक इनका आन जान था। इसी वजह से जो है ये बाह्य केंद्र लिखा गया यहाँ पे। अब आगे कह रहा है कि काबुल और कंधार जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच व्यापार मार्गों पर स्थित थे। काबुल और कंधार जैसे जो प्राचीन नगर है वो ईरान और भारत के बीच व्यापार के रास्तों पर मार्गों पर स्थित थे। वे सभी प्रमुख मार्ग जो अफगानिस्तान से होकर भारत के मैदानों को ईरान और मध्य एशिया से जोड़ते हैं वो है गोमल, बोरन, खेवर दर्रे। ये सब दर्रे हैं, ये तीनों गोमल, बोलन और खेवर दर्रे से होकर जाते थे। वे सभी कह रहा है प्रमुख मार्ग, ये सब मार्ग गोमल, बेलन और खेवर दर्रे, ये सब मार्ग जो है ये अफगानिस्तान से होकर भारत के मैदानों को ईरान और मध्य एशिया से जोड़ते थे। अफगानिस्तान से होकर जाते हुए इसके ईरान और मध्य एशिया से जोड़ते थे इनको। अब कह रहा है ऐतिहासिक कालों अथवा उससे भी पहले से व्यापारी और जो विदेशी हमलावर सब आते थे आक्रमणकारी, वो विविध मतलब अलग अलग संस्कृति और अलग अलग संस्कृति भी प्रभाव इन सभी प्रमुख मार्गों से होकर भारत आते थे। और यही के बोलन दर्रा, गोमल दर्रा और खेवर दर्रा से होकर के जो है और व्यापार लोग और हमलावर जो होते थे और अलग अलग संस्कृति सब भी जो आता था ना, तो वहीं से वही प्रमुख दरों से होकर के भारत आते थे। यूनानी हो गया, शक, कुषाण, हन आदि इन्हीं मार्गों से भारत आए थे। और ये सब जो है इन्हीं मार्गों से भारत आए थे, इन्हीं मार्गों से ये सब आए थे भारत में। अब कह रहा है यहाँ पे बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के अन्य प्रभाव
अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक जो है इन्हीं दर्रों से आगे है। इन्हीं दर्रों से आगे कह रहा है से होकर पहुँचे। मतलब क्या, इससे जो पहले वाला लाइन था कि बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के अन्य प्रभाव, बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का जो और अन्य प्रभाव और भी दूसरा प्रभाव था वो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक जो पहुंचा था, इन्हीं से होकर पहुंचा था, मतलब इसी दर्रों से होकर पहुंचा था। इस तरह ऐतिहासिक रूप से अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र रहे हैं। इस तरह इतिहास की दृष्टि से भी देखें तो अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान जो है वो पहाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। आगे कह रहा है सिंधु के मैदान के बारे में। तो सिंधु के मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन दर्रों से निकलने वाले ये मार्ग सिंधु के उपजाऊ मैदानों की तरफ ले जाते हैं। इन दर्रों से निकलने वाले ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग, तो इन दर्रों मतलब जो खैबर दर्रा हो गया, बोलन दर्रा हो गया, गुमल दर्रा हो गया, ये सब दर्रों से निकलने वाले मार्ग रास्ते जो थे वो सिंधु के उपजाऊ मैदानों की तरफ ले जाते हैं। जो सिंधु का उपजाऊ मैदान था उस दिशा में ले जाते। इस मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक है पंजाब और दूसरा है सिंध। 2 भागों में बांटा गया, एक पंजाब और दूसरा है सिंध। आगे कह रहा है पंजाब इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित, यानी कि पंजाब जो है ना ये चले गया है थोड़ा पाकिस्तान की ओर, थोड़ा भारत के दोनों में विभाजित हो गया है। पंजाब का शाब्दिक अर्थ है 5 नदियों की भूमि। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। ये नदी है रावी हो गया, ब्यास, चेनाब, झेलम और सतलुज। यही 5 नदी से मिलकर के पंजाब बना है। रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम और सतलुज। विस्तृत जलोढ़ मैदान के बीच में बहने वाली सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को उपमहाद्वीप का बहुधान्य प्रदेश बना दिया है। मतलब कह रहा है कि विस्तृत जलोढ़ मैदान के बीच बहने वाली, विस्तृत जलोढ़ मतलब एक विस्तृत बड़ा एक जलोढ़ मैदान जो उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ भूमि बहने वाली सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां जो थी ने इस क्षेत्र को उपमहाद्वीप का भारत का बहुमूल्य प्रदेश बना दिया है। इस क्षेत्र को बहुमूल्य प्रदेश बना दिया है पंजाब को बहुमूल्य प्रदेश क्यों कहा, क्योंकि बहुधान्य प्रदेश, मतलब बहुत ज़्यादा अनाज उपज होता था उस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी थी और इस 5 नदियों से जलोढ़ मिट्टी बनता था, तो इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा अनाज उपजाने वाला बहुधान्य प्रदेश बना दिया। पंजाब विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल, उनके परस्पर एकीकृत होने का स्थान रहा है। और पंजाब जो है ये विभिन्न अलग अलग संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है, मतलब अलग अलग संस्कृति पंजाब में मिले हैं आकर के और उनके परस्पर एकीकृत होने का स्थान, और सब मिलकर के एक हो गए। आगे कह रहा है सिंधु घाटी का निचला क्षेत्र और दहाता मिलकर सिंध प्रदेश का निर्माण करते हैं। सिंधु घाटी का जो निचला क्षेत्र है और दहाता, ये दोनों मिलकर के सिंध प्रदेश का निर्माण करते हैं। सिंध प्रदेश सिंधु नदी का प्रदेश है और सिंध प्रदेश जो है ना ये सिंधु नदी का प्रदेश है। सिंध प्रदेश सिंधु नदी का प्रदेश है और बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं उत्पन्न करता है। और ये प्रदेश जो है ना यहाँ पे बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं उपज होती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका था कि इस क्षेत्र में ज़्यादा उपज होती है। सिंधु मैदान में 3री सहस्त्राब्दी BCE के उत्तरार्ध व 2री सहस्त्राब्दी BCE के
पूर्वार्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय संस्कृति पनपी। और यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप के पहली नगरीय संस्कृति मतलब सहस्त्राब्दी मतलब आपको 1000 लेना है, ठीक है। BCE बिफोर कॉमन एरा होता है, BCE का फुल फॉर्म यानी कि ईसा पूर्व के उत्तरार्ध व दूसरी सहस्त्राब्दी BCE के पूर्वार्ध दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय संस्कृति पनपी। यहाँ पे जो है भारतीय उपमहाद्वीप का जो है पहली नगरीय मतलब पहली शहरीय संस्कृति पनपी। इनके 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः पंजाब, पाकिस्तान और सिंध में स्थित है। और इनके 2 प्रमुख नगर जो है एक हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो, ये दोनों नगर जो है ये पंजाब और सिंध में स्थित है। यानी कि एक ये हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो ये पंजाब के पाकिस्तान वाला एरिया जो है उसमें जो है आपका हड़प्पा क्षेत्र, और मोहनजोदड़ो में जो है ये पंजाब के जो सिंध वाला क्षेत्र है वहाँ पे मोहनजोदड़ो का विकसित हुआ है। अब है गंगाई उत्तरी भारत। उत्तरी भारत कह रहा है गंगा भारत के मैदानी क्षेत्रों को 3 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है ऊपरी क्षेत्र, दूसरा है मध्य क्षेत्र, तीसरा है निचला क्षेत्र। तो पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपरी मैदान क्षेत्र में अधिकांश दोआब का इलाका शामिल है। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपरी मैदान क्षेत्र में अधिकांश दोआब का इलाका शामिल है। इन दोनों क्षेत्र में जो अधिकांश इलाका, दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब कहा जाता है। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। अब आगे कह रहा है यह संघर्ष और सांस्कृतिक संश्लेषण का क्षेत्र है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी इस क्षेत्र में हुआ है। संघर्ष मतलब लड़ाई टकराव ये सब हुआ है। और यह सांस्कृतिक संश्लेषण मतलब अलग अलग संस्कृति लोग यहाँ सीखते भी थे, दूसरों के संस्कृति को भी सीखते थे, मतलब ग्रहण कर लेते थे, सीखते थे। सांस्कृतिक संश्लेषण का भी ये क्षेत्र रहा है। हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के इस क्षेत्र तक फैले होने के बहुतायत में साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के इस क्षेत्र तक कैसे मतलब पता चला है, तो कुछ सोर्स साक्ष्य जो है ना मिले हैं कि हड़प्पा संस्कृति के इस क्षेत्र तक बहुतायत में साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति का बहुत ज़्यादा मात्रा में साक्ष्य मिला है। कह रहा है यह क्षेत्र चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का केंद्र भी था। उत्तर वैदिक काल में हलचल भारी गतिविधियों का केंद्र था। और उत्तर वैदिक काल में भारी हलचल गतिविधियों मतलब कि उत्तर वैदिक काल में जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियाँ ये सब का भी केंद्र था। अब आगे कह रहा है कि प्रयागराज प्राचीन प्रयाग दोआब की सीमा पर गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। यानी कि जो प्रयागराज है ये दोआब की सीमा पर और गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। सबसे पहले यहाँ 2 वर्ड आ रहा है दोआब और एक वर्ड आ रहा है संगम। तो दोआब अभी जस्ट हम बताए भी आप लोगों को कि दोआब का मतलब होता है 2 नदियों का जो भूमि, 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है ना उसको दोआब कहते हैं, 2 नदियों की भूमि को और 2 नदियों के बीच की भूमि को। और संगम किसको कहते हैं, 2 नदियों का जहाँ मिलन होता है, ठीक है ना, तो उसको संगम कहते हैं। गंगाई मैदान का मध्य क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। गंगाई मैदान का जो मध्य क्षेत्र है, बीच वाला जो क्षेत्र है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। यह वही क्षेत्र है जहाँ प्राचीन कौशल हो गया, काशी हो गया और मगध स्थित थे। मतलब यह वही थी महत्वपूर्ण भूमि है जहाँ पर कौशल, काशी और मगध ये सारे जनपद थी, महाजनपद स्थित थे। अब ये सारे महाजनपद वहाँ पे मतलब वहाँ पे थे, वहाँ पे मतलब कि ये सारे मगध जनपद का उदय हुआ था। यह क्षेत्र 6ठी शताब्दी BCE, यहाँ शताब्दी की बातें आ रही है, शताब्दी मतलब 100 को लेकर के चलना है, ठीक है। 6ठी शताब्दी BCE बिफोर कॉमन एरा यानी कि ईसा पूर्व ही नगरीय जीवन, मौद्रिक अर्थव्यवस्था और व्यापार का केंद्र रहा है।
मौद्रिक अर्थव्यवस्था और व्यापार का केंद्र भी रहा है। इस प्रदेश ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार को आधार प्रदान किया है, और मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो हुआ था ना, उसी का ये बेस है, यानी कि आधार प्रदान किया था मौर्य साम्राज्य के विस्तार को। यह 1 मिनट। यह भूप्रदेश राजनीतिक दृष्टि से गुप्त काल यानी कि गुप्त काल 5वीं शताब्दी सीई कॉमन एरा है, यानी कि 5वीं शताब्दी सीई मतलब क्या, ईस्वी तक महत्वपूर्ण बना रहा है। यह जो भूप्रदेश है यह राजनीतिक दृष्टि से गुप्त काल तक महत्वपूर्ण बना रहा है। आगे कह रहा है, गंगा के मैदान का ऊपरी और मध्य क्षेत्र भौगोलिक रूप से उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियों और दक्षिण में मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से सीमाबद्ध होता है। मतलब क्या, यहाँ तक इनका आकार फैला हुआ है। सीमाबद्ध क्या सीमाबद्ध होता है, मतलब सीमाबद्ध क्या हुआ है, यहाँ तक गंगा के मैदान का ऊपरी और मध्य क्षेत्र भौगोलिक रूप से उत्तर में गंगा के मैदान का ऊपरी और मध्य यानी कि बीच वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा जो है ये उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से सीमाबद्ध क्या हुआ, मतलब घेरा हुआ है। मैदान का निचला क्षेत्र बंगाल प्रांत तक फैला हुआ है, और मैदान का जो निचला क्षेत्र है वो बंगाल प्रांत तक फैला हुआ है, पूरे बंगाल प्रांत तक फैला हुआ है। बंगाल का विस्तृत मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी से निर्मित है। बंगाल का विस्तृत मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ कछारी मिट्टी यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी है ना, बंगाल का विस्तृत मैदान जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है, मतलब उसी से बना हुआ है ये बंगाल का विस्तृत मैदान। अब आगे कह रहा है, अन्य वृहद बसावट वाले क्षेत्रों की तुलना में गंगा का मैदान अनेक घनी बस्तियों वाला क्षेत्र है। और गंगा का मैदान जो है ना ये अनेक घनी बस्तियों वाला क्षेत्र है, क्योंकि घनी बस्ती वाला क्षेत्र इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के बसना चाहते हैं, इसलिए बसना चाहते हैं क्योंकि गंगा से एक तो इनको पानी वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ की भूमि जो है मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, कोई भी फसल भी उपजाया जाएगा तो मतलब कि बढ़िया फसल होगा, फ़ायदा होता है ज़्यादा, इसी वजह से। आगे कह रहा है, जनसंख्या घनत्व भी यहाँ अपेक्षाकृत अधिक रहा है। अब जब लोग वहाँ ज़्यादा जाकर के बसेंगे तो जनसंख्या तो वहाँ की बढ़ेगी ही। कह रहा है, पहली सहस्त्राब्दी, यहाँ शताब्दी नहीं सहस्त्राब्दी आया, मतलब 1000 वर्ष को आपको लेना है, यानी कि 1000 BCE कॉमन एरा BCE बिफोर कॉमन एरा सॉरी। तो 1000 ईसा पूर्व से ही यह क्षेत्र भारतीय सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा है, और यह जो है बहुत पहले से ही मतलब कि यह भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक, पहले से ही बहुत अति प्राचीन से ही अभी तक वर्तमान समय तक इस प्रदेश का यही स्थिति बनी हुई। अभी भी जो है गंगा के क्षेत्र के वाले इलाके में लोग अधिक बसना पसंद करते हैं, बसना चाहते हैं। वहाँ की जनसंख्या भी अधिक है क्योंकि वहाँ पानी मिल जाता है, भूमि भी उपजाऊ है, इसीलिए। बंगाल के मैदान से लगी हुई ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित दूर तक फैली असम घाटी यह 600 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रों में फैली हुई है। अब कह रहा है, बंगाल के मैदान से लगी हुई मतलब उसी के साथ सटी हुई है, ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्माण किया गया है, दूर तक फैली असम घाटी है, ये ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित किया गया है। ये असम घाटी है ना, बहुत दूर तक फैला हुआ है। अब कह रहा है, यह 600 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। सांस्कृतिक रूप से असम बंगाल के निकट है, और जो सांस्कृतिक रूप की अगर हम बातें करें तो संस्कृति जो है ये असम जो है बंगाल के निकट है, यानी कि जो असम बंगाल के निकट है, यानी कि जो असम बंगाल के कह रहा है निकट है, मतलब जो असम की संस्कृति है लगभग अगर कहे तो वो बंगाल मतलब दोनों की संस्कृति मिलती जुलती है, लेकिन क्योंकि इसका संस्कृति का असर पड़ा है ना, इसीलिए। लेकिन ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से यह प्रदेश उड़ीसा की तरह देर से विकास प्रक्रिया में आने वाला प्रदेश है। अब आगे कह रहा है, विकास प्रक्रिया में आने वाला प्रदेश है। 1 मिनट। लेकिन ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से यह प्रदेश उड़ीसा की तरह देर से विकास की प्रक्रिया में आने वाला प्रदेश है। मतलब क्या, अगर ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से भी अगर हम लोग देखें तो उड़ीसा की तरह देर से विकास प्रक्रिया में आने वाला प्रदेश है। मतलब उड़ीसा जैसे देर से आया ना, वैसे ही देर से विकास की प्रक्रिया में आने वाला जो है प्रदेश है, देर से विकास की प्रक्रिया में आने वाला प्रदेश है, यही